हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय J.K. रॉलिंग। अध्याय 7 बोलती टोपी। दरवाज़ा एकदम खुल गया। वहाँ काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुसाले में खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार यह आया कि इनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैकगोनागल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर इसमें समा सकता था। ग्रीन गॉड्स की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारें और जलती हुई मसालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने वाली संगमरमर की शानदार सीढ़ियाँ उनके सामने थीं। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ से दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच चुके थे। पर प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गईं, बल्कि उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सट कर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। आमतौर पर वे इतने आसपास खड़े नहीं हुए होते जितने पास वे इस समय खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। सत्र की शुरुआती दावत जल्द ही शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठें, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स के अपने परिवार की तरह होगा। आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपनी खाली समय बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल हैं, जिनके नाम हैं गरुड़द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक के बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियाँ हुए हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज़्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत सम्मान की बात है। मुझे आशा है आप जिस हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतज़ार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। उनकी आंखें एक पल के लिए नेवल के चोगे पर रुकी, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था, और फिर रॉन के नाक के धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बाल संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊँगी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। कृपया शांति से इंतज़ार करें। वे कमरे से चली गईं। हैरी ने थूक निगला। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होगा। फ्रेड ने कहा था कि उसने बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है वह मजाक कर रहा था। इम्तिहान? और वह भी पूरे स्कूल के सामने? परंतु उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे ना जाने क्या करके दिखाना होगा। यहाँ कदम रखते ही उसने ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा और पाया कि सभी डरे हुए थे। कोई भी ज़्यादा नहीं बोल रहा था, सिवाय हरमाइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेज़ी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे ना जाने कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना होगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान न जाए। वह अभी इतना ज़्यादा नहीं घबराया था, कभी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वार्नर अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसने ना जाने कैसे अपने टीचर के विग को नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थीं। किसी भी पल प्रोफेसर मैकगोनागल वापस आ सकती थीं और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थीं।
फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वह हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे, क्या बेवकूफ़ी है। उसने ज़ोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 सफ़ेद भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे। मोती की तरह सफ़ेद और कुछ हद तक पारदर्शी यह भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। वे आपस में बहस कर रहे थे। सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था, मैं तो यही कहूँगा कि माफ़ करो कि भूल जाओ, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हमने पिब्स को वे सारे मौके नहीं दे दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे? वह हम सबका नाम बदनाम करता है और आप तो जानते ही हैं वह सचमुच भूत भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को देखते हुए कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तुम लोगों को हाउस के लिए चुना जाने वाला है। कुछ बच्चों ने सहमति से सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनत कश में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज़ आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैकगोनागल लौट आई थीं। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार में तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइन बना लें, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा, और मेरे पीछे आएं। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए थे। लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के पीछे। फिर वे लोग कमरे के बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़ गए। दोहरे दरवाजे से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ हजारों मोमबत्तियाँ जल रही थीं जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थीं। यहाँ बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी जहाँ टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को यहाँ तक ले आईं ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहें और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहें। उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी के पीले लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रखी। उसकी नोक उभरी हुई थी। यह टोपी फटी थी, गंदी थी और बहुत सारे पैबंद लगे थे। पिटूनिया आंटी ने इसे अपने घर में ही नहीं घुसने दिया होता। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ से सिलाई चौड़ी खुल गई जैसे यह उसका मुंह हो, और फिर टोपी ने गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपने आँखों पे मत करो यकीन, मुझसे ज़्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी। चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या ज़मीन, चाहे तुम्हारे पास हो काली हैट या फिर टोपियाँ रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सबसे हूँ ज़्यादा समझदार, अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझसे कुछ नहीं छुपा। बोलती टोपी सब देख सकती है, यह मान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच जान लो। तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर शेरदिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार और औरों से अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनत कश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनत कश के बच्चे अच्छे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं।
या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घाट में, बशर्ते तेज हो तुम्हारा दिमाग। ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं, अपनी तरह के लोग। या शायद नाग शक्ति में भी जा सकते हैं, जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। या चालाक लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो जरा भी। तुम सुरक्षित हाथों में हो, हालांकि मेरे हाथ नहीं हैं, क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सिर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो हमें सिर्फ टोपी पहनना है, रॉन ने हैरी से फुसफुसाकर कहा। मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा। वह कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मारकर हंसा। हाँ, टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, परंतु यह सोच रहा था, काश वह अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उन्हें नहीं देख रहे होते। उन्हें लग रहा था कि टोपी उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि ना तो वह बहादुर है, ना ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही हाउस सही होता। प्रोफेसर मैगोनगल हाथ में चमड़े के कागज़ का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी। जब मैं आपका नाम बोलूं, तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके, उन्होंने कहा। हाना एबॉट, गुलाबी चेहरे वाली छोटी सी भूरे बालों वाली एक लड़की, लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने आ गई और फिर एक स्टूल पर बैठ गई। एक पल के बाद टोपी चिल्लाई, मेहनतकश। जब हाना दाहिनी तरफ के मेहनतकश टेबल पर बैठने के लिए गई तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाज़ आई। हैरी ने देखा कि मोटी सन्यासी और भूत हाना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सूजन बोन्स, मेहनतकश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हाना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी बूट, चील घाट। इस बार बाईं तरफ की दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाज़ें आईं। टेरी के पास आते ही चील घाट के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। मैंडी ब्रॉकहार्ट्स भी चील घाट में गई, परंतु लेवेंडर ब्राउन पहली नई गरुड़द्वार बनी और सबसे बाईं तरफ वाली टेबल पर खुशी के शोर की गूंज उठी। शायद नागशक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से यह हैरी की कल्पना हो, परंतु उसके मन में यह विचार आया कि नागशक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे तबीयत खराब हो रही थी। उसे याद था उसके पुराने स्कूल में खेल कूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिरी में चुना जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वह अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने यह नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद नहीं करते। जस्टिन फ्लिच, मेहनतकश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है, परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती है। सीमस फिनिगन, जो लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का था, स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुड़द्वार के लिए चुना। हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर पे घुसा ली। गरुड़द्वार, टोपी चिल्लाई। रॉन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के मन में एक भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे चुना न जाए? क्या होगा अगर वह टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैगोनिगल उसके सिर से टोपी हटाकर कहें कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए?
जब मेढक घुमाने वाले लड़के नेवल लॉन्ग बॉटम का नाम लिया गया तो वह स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेवल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। जब यह आखिरकार चिल्लाई गरुड़ द्वार, तो नेवल उसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फव्वारे के बीच वह वापस लौटा और उसने टोपी मराग मैगडल को दे दी। जब मेलबॉय का नाम पुकारा गया तो वह अकड़ते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि वह चीख पड़ी, नाग शक्ति। मेलबॉय अपने दोस्तों क्रैब और गॉयल के पास बैठने चला गया। वह बहुत खुश दिख रहा था। अब ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। मून, नॉट, परकिंस, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एंड पर्क्स और फिर आखिरी हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। क्या कहा? पॉटर? हैरी पॉटर? हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वह यह था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। अगले ही पल वह टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वह इंतज़ार करने लगा। उसके कान में एक धीमी आवाज़ ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काफ़ी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और हे भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। यह बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ रखूं? हैरी ने स्टूल के कोने को पकड़ा और सोचा, नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं। धीमी आवाज़ ने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के लिए सारे लक्षण हैं तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी दो शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोले थे। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नाग शक्ति में न जाने पर उसे इतनी ज़्यादा राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसे चुने जाने पर सबसे ज़्यादा तालियां बज रही थीं। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया, जबकि वीजली बंधु चिल्लाए, हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस गुलबंद पहने भूत के सामने बैठा था जिसे वह पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बाँह थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ़ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वह ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करते हुए बधाई दी। हैरी ने जवाब में मुस्कुराया और कहा, ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वह ट्रेन के चॉकलेट के मेढक वाले कार्ड में उनकी फ़ोटो देख चुका था। डम्बलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज़ थी जो भूतों जितनी चमक रही थी। हैरी ने प्रोफेसर कुरिल यानी घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिन्हें वह रिश्ती कढ़ाई में मिल चुका था। बड़ी बैंगनी पगड़ी में वे बहुत अजीब दिख रहे थे, और जब चुने जाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, लीरा, टर्पिन, चील घाट में, यानी फिर रॉन की बारी आई। रॉन का चेहरा अब तक पीला हरा हो गया था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़ दौर। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी पे धम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी वीजली ने बड़प्पन से कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चमड़े के कागज़ का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गईं। हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा
उसे अब जाकर ध्यान आया कि वह कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू के पेस्ट्री खाते हुए सदियां बीत चुकी थीं। तभी एल्बस डम्बलडोर खड़े हुए। वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाँह चौड़ी खुली थी, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती थी। स्वागत है, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। और यह रहे वे शब्द: उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। हैरी की समझ में नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़े से पागल हैं? हैरी ने पर्सी से दुविधा से पूछा। पागल? पर्सी ने गर्व से कहा। वे जीनियस हैं, दुनिया के बेहतरीन जादूगर। पर हाँ, वे थोड़े खिसके हुए ज़रूर हैं। आलू लोगे, हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की सब प्लेट भोजन से भरी हुई थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीज़ें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप और कबाब, बेकन, स्टीक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, यॉक्स, मटन। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, परंतु उसे पसंद का खाना नहीं मिलता था। हैरी को जो चीज़ सचमुच चाहिए होती थी, उसे डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वह बीमार ही क्यों ना पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले लीं और खाने पर टूट पड़ा। सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट थी। देखकर अच्छा लगता है, गुलबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज़ से कहा, जो हैरी को अपनी स्टिक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है, भूत ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी इसकी कमी खलती है। मुझे लगता है कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया। सर निकोलस, गरुड़द्वार टावर का भूत। मैं जानता हूँ आप कौन हैं, रॉन ने अचानक कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप लगभग सिरकटे निक हैं। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे सर निकोलस बुलाओ, भूत ने थोड़ा तनकर कहा। परंतु रेत जैसे बालों वाला सीमस फिनिगन बीच में बोल पड़ा। लगभग सिरकटे? कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वे इसे ले जाना चाहते थे। इस तरह, उसने चिढ़ते हुए कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटका दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और कंधे पर गिर गया, मानो यह किसी कब्जे पर झूल रहा हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी, परंतु उसने यह काम ठीक तरह से नहीं किया था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिरकटे निक खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गरुड़द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति लगातार 6 साल से कब जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना अब मुश्किल होता जा रहा है। वह नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। वहाँ पर एक भयानक भूत बैठा था, जिसकी घूरती आंखें भावहीन थीं। चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वह भूत मेलवॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था। उसके कपड़े पर इतना खून कैसे लगा हुआ था? सीमस ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं, लगभग सिरकटे निक ने नजाकत से कहा। जब सबने भरपेट खा लिया तो बचा हुआ खाना अपनी प्लेट से गायब हो गया और प्लेट पहले की तरह चमकने लगी।
एक पल बाद पुडिंग सामने आ गईं। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। एप्पल पाई, ट्रिकल पेस्ट्री, चॉकलेट और जैम्स डोनट्स, स्ट्रॉबेरी जेली राइस पुडिंग्स। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ, सीमस ने कहा। मेरे डैडी मगलू हैं और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। यह सुनकर उनके तो होश उड़ गए। बाकी लोग हंसे। और तुम नेवल? रॉन ने कहा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी है, नेवल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता है कि मैं शुरू से ही मगलू था। हैरी ने देखा कि पर्सी वीजली और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा है वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खास तौर पर रूप परिवर्तन में है, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की चीज़ें। हैरी के शरीर में अब पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल प्रोफेसर डम्बलडोर से बातें कर रही थीं। अजीबो-गरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरिल एक टीचर से बातें कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। यह एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरिल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज तीखा दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ अपने सिर पर ठोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक चला गया। परंतु टीचर की नज़रों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। यह एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर क्विरिल से बातें करने वाले टीचर कौन हैं? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरिल को पहले से ही जानते हो? कोई हैरानी नहीं कि क्विरिल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े के विषय पढ़ाते हैं, परंतु वे यह विषय नहीं पढ़ाना चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरिल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और फिर अंत में पुडिंग भी गायब हो गई और प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा। साल के शुरू में सबको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे, यह ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डम्बलडोर की चमकती आंखें वीजली बंदूक की दिशा में मुड़ गईं। हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझे कहा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिनकी दिलचस्पी हो वह मैडम ह्यूज से संपर्क करें। और अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वह उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं हैं? उसने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डम्बलडोर को घूरते हुए कहा। यह अजीब है क्योंकि आमतौर पे वे हमें कारण बताते हैं कि हमें कहीं पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं। मुझे लगता है कम से कम उन्हें हम प्रीफेक्ट्स को तो कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे।
डंबलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें थोड़ी सिमट गई थीं। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वह इसके सिर से मक्खी भगाना चाहते हैं। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली और टेबल के ऊपर उठी सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन लें, डंबलडोर ने कहा, और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में यह शब्द गूंज उठे, हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स हॉगी वॉगी हॉगवर्ट्स। हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके, चाहे हम बूढ़े और गंजे हों या छिले घुटने वाले लड़के। हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और है भरी मक्खियाँ, कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक, याद दिलाओ जो हम हैं भूल चुके। अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक कि हमारा दिमाग बढ़ न जाए। हर एक ने यह गीत अलग अलग समय पर ख़त्म किया। अंत में केवल वीज़ली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाईं और डंबलडोर ने सबसे तेज़ ताली बजाई। आह, संगीत! उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हम यहाँ जो जादू करते हैं इससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल के बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो गए थे, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और उसने ज़्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे यह देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजे से ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छिपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जम्हाई लेते हुए और अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियाँ थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हैरी सोच रहा था कि अभी इन्हें कितनी और दूर जाना पड़ेगा कि तभी वे अचानक रुक गए। पिब्स है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसाकर बताया। एक भूत, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। पिब्स, सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज़ आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाक जैसी आवाज़ हुई और कुटिल काली आंखों वाले चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया, जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों का एक गट्ठर पकड़े था। उसने बुरी सी खिलखिलाहट के साथ कहा। फर्स्ट ईयर के बच्चे, इली, कितनी मज़ेदार बात है। वह अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका लिए। दूर हटो पिब्स, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पिब्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गायब हो गया। परंतु जाते जाते वह छड़ियों को नेवल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पिब्स से बचकर रहना होगा। खूनी नवाब ही है जो उसे काबू में रख सकता है। वह हम प्रीफेक्ट तक की नहीं सुनता। लो, आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशमी सी पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड? उसने पूछा। कैपेट ड्रैकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसमें से घुस गए। नेवल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। यह गद्देदार कुर्सियों से भरा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सरपीली सीढ़ियों से सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टावर के ऊपर पहुंच चुके थे
उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर खोज लिए। 5 पलंग लगे थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पायजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रॉन ने पर्दे के पीछे से हैरी से बुदबुदाकर कहा। दूर हटो स्कैबर्स, वह मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल्स पेस्ट्री खाई थी, परंतु इससे पहले कि वह यह पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वह प्रोफेसर क्विरिल की पगड़ी पहने था, जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नागशक्ति में जाना पड़ सकता है, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वह नागशक्ति में नहीं रह सकता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उसे उतारकर फेंकने की कोशिश की, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा। और फिर वहाँ पर मैल्फॉय दिखा, जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैल्फॉय मुड़ी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और वह फिर से सो गया। जब वह अगले दिन जागा तो इस सपने को पूरी तरह से भूल चुका था।